तरीके से काम कर रही है। दोस्तों ये सभी स्टार्टअप्स यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो 400 साल किया वैसे ही काम कर रही है, वही एक रूप है। दोस्तों ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे काम किया? ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई, वो व्यापार करने आई थी, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस तैयार करने आई थी। तो उन्होंने देखा, उन्होंने सब कुछ किया, सब वो चीजें की कि जिनसे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन वो कर पाए, ज्यादा से ज्यादा फायदा वो कर पाए। आपको लगता है कि अंग्रेजों की वजह से इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ? क्या तैयार हुआ? उन्होंने तो जो कुछ रेलवे की स्थापना की, कम्युनिकेशन शुरुआत की, सब कुछ इसीलिए किया ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस कर पाए, ज्यादा से ज्यादा यहां से रॉ मटेरियल प्रोडक्शन सब कुछ करके आए। बहुत बार तो हम रॉ मटेरियल तैयार करना, उसको मैन्युफैक्चर करना, सब कुछ हम करते थे और ये सिर्फ अपना लेबल लगा के उसको बेचते थे। आपको क्या लगता है कि कैसे ऐसा देश हो सकता है कि जिस देश में कपास की खेती नहीं हो सकती, जिस देश में कपास, कॉटन उगता ही नहीं है, वो पूरी दुनिया में कपास के क्षेत्र में, कॉटन टेक्सटाइल में दुनिया का नंबर 1 है। ये ब्रिटेन लोगों ने ब्रिटिशों ने, उन्होंने बंबई जैसे शहर को डेवलप किया। अभी मुंबई ऐसा शहर है कि जिसको वैसे तो देखा जाए कोई भी ऐसी बैकग्राउंड नहीं या कोई भी इतिहास नहीं। हमारे यहाँ, हमारे देश में कई सारे ऐसे शहर हैं जो हजारों सालों से उनका इतिहास है। ऐसे शहर उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, बिहार में है, उड़ीसा में है, जो बहुत बड़े बड़े शहर हुआ करते थे। अभी उनको डेवलप करना चाहिए था, वो तो उन्होंने क्या डेवलप किया? मुंबई जहां 7 अलग अलग बेटे थे उसको एक किया, वहां उन्होंने शहर का निर्माण किया, वहां उन्होंने कपड़े की कई सारे मिल तैयार की ताकि वो पूरा रेलवे से पूरा कॉटन ले आए, यहाँ अच्छी तरह से वो जल्द से जल्द उसका कपड़ा तैयार करे और वो अपने मुंबई के पोर्ट से अपने देश में लेके जाके पूरी दुनिया को बेचे। यानी सब कुछ हम लोग कर रहे हैं, सब कुछ मेहनत हमारे किसान कर रहे थे, सब लोग कर रहे थे, जैसा भी मैडम ने कहा। तो मैडम ने जो नमक के बारे में बताया, वैसे हर सेक्टर में हमारे अंग्रेज ऐसा काम करते थे और पूरा प्रॉफिट वो अपने यहां लेके जाते थे और इसीलिए अपनी इकोनॉमी का ऐसे हाल हुआ 400 सालों में। लेकिन दोस्तों आज की तारीख में ये जो स्टार्टअप्स हमारे आजू बाजू है जो काम कर रहे हैं, वो इससे ही काम कर रही है। ये स्टार्टअप जिस तरीके से काम कर रहे हैं ना, उनका पूरा व्यवस्थापन हम लोग करते हैं। कोई भी स्टार्टअप अगर हमारे देश में है ना, तो उसका पूरा डायरेक्टर्स, सीईओ सब 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 हम लोग रहते हैं, इंडियंस रहते हैं। उसका रॉ मटेरियल कौन तैयार करते हैं? तो हम लोग तैयार करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट हो या कोई सेवा हो, इन दोनों की मैन्युफैक्चरिंग भी हम लोग करते हैं। हम मार्केटिंग करते हैं, हम प्रमोशन करते हैं, बेचते भी हम लोग हैं। यहां तक कि मैं आपको बताऊं कि मैक्सिमम जो कंपनियां हैं, उनका ग्राहक, उनके जो कस्टमर्स हैं, वो भी पूरी तरह से भारतीय है। यानी माल भारत में ही तैयार होता है, सब कुछ यहां होता है, माल बेचा भी जाता है भारत में, और इसका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट जाता है चाइना में, वो प्रॉफिट जाता है अमेरिका, वो प्रॉफिट जाता है जापान में, जिन्होंने उसमें निवेश किया होता है और जो 90% ओनर होते हैं उस कंपनी। बहुत आसान हुआ है, ये 10 साल पहले नहीं था, 15 साल पहले नहीं था। आज बहुत आसानी से पैसे मिलते हैं आपको, कि अगर आपके पास कुछ आइडियाज है। यानी आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन, मैं हमेशा उसको मुंह से मेरे निकलता है जुगाड़, लेकिन ऑनलाइन ऐसे इसके लिए भी कंपनी कितनी बड़ी हो रही। तो बहुत आसान हुआ है पैसे लेना स्टार्टिंग में। और कभी कभी क्या होता है कि जो प्रमोटर होते हैं, जो जो इस कंपनी, जो फाउंडर होते हैं, जो इस कंपनी की शुरुआत करते हैं, कभी कभी उनको भी लगता है कि हम किसी को बेचेंगे नहीं, ऐसा कुछ करेंगे नहीं। अच्छे बिजनेस की शुरुआत करने के लिए वो शुरुआत करते हैं, लेकिन वो व्यवस्था ही उन्होंने ऐसी बनाई है कि आपने अगर कुछ भी छुआ, कुछ भी गलत डिसीजन लिया, तो बस आप फिर चलते जाते हैं, फिर वो चक्रव्यूह में आप फंस जाते हैं। देखो अगर आपको 5,000 करोड़ की जरूरत है और कोई आपको बोले कि ये 30, 40, 50 करोड़ आप लीजिए, तो हमें क्या लगेगा? ये तो 1% से भी कम है और हमें तो इतना चाहिए, तो क्या फर्क पड़ता है? आज हमारी जो जरूरत है वो पूरी हो, तो आप लेंगे वो थोड़े से पैसे, 50 करोड़ रुपए। आपके साथ एग्रीमेंट होगा और उस एग्रीमेंट में एक लाइन होगी, और वो लाइन ये होगी कि आगे जब भी आपको पैसे की जरूरत हो तो उसका पहला अधिकार हमारे पास रहेगा। यानी आप हमसे पूछेंगे, अगर हम आपको नहीं देंगे पैसे, तो आप फिर मार्केट में जाइए, आपको कहीं जाना है वो जाइए और वो होगा। और दोस्तों अगर आपने 1 रुपया भी लिया
उसके बाद जो भी आपको पैसे लगेंगे, जो कुछ, वो वही देते हैं। इस तरह से वो व्यवस्था बनाते हैं कि आप कभी भी उनसे छुट्टे नहीं है, जब तक ये आपकी जो इक्विटी है, जो आपकी कंपनी का शेयर है, वो 70, 80, 90% नहीं होता है। और किसी भी कंपनी में अगर किसी व्यक्ति के पास 50% से ज्यादा शेयर्स है, 51% अगर शेयर्स है, तो वो ओनर हो गए उसके। तो आज इन इन्वेस्टर्स के पास 80, 70, 80, 90% इतने शेयर्स है कि जो भी कंपनी आज बनी बनी, फ्लिपकार्ट, ओला, जोमेटो, स्विगी, आप ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है। जोमेटो, स्विगी 15 मिनट में जो कुछ है खाना वो हमें लाके देती है। हमें भी अच्छा लगता है, हम लोग सब, पूरा हमारा यहाँ का इकोसिस्टम है, लेकिन प्रॉफिट वहां लेके जा रहे हैं। और ये लोग फिर वो प्रॉफिट से और प्रॉफिट बनाते हैं, अपने देश की इकोनॉमी को और बेहतर बनाते हैं, और हम लोग ये कर रहे हैं। और आपको अगर ऐसा लगता होगा कि मैं हमेशा बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम देता हूं, आपको लगता होगा कि मैं हमेशा फ्लिपकार्ट के बारे में, ओला के, उबर के बारे में, ओयो के बारे में बताता हूं, दोस्तों ये हमारे देश की आज के इस साल की बड़ी बड़ी कंपनी है। बड़ी यानी नहीं, यानी टॉप स्टार्टअप्स है, जो सक्सेसफुल स्टार्टअप्स है। अब ये हर कंपनी जो है ना, हर कंपनी के बारे में आप पढ़ाई कीजिए। आप जाइए आज, आप देखिए कि किसी हर कंपनी में किसकी इक्विटी है, किसके पास उसकी ओनरशिप है। यानी जैसे मैंने कहा कि 51% के पास बात क्या होता है, ओनरशिप चालू होती है। तो आप देखिए तो आपको पता चलेगा ये सभी जो कंपनी जो स्टार्टअप बनके इस साल जिन्होंने सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया, वो किसके लिए काम कर रहे हैं। और दोस्तों बात सिर्फ पैसों की नहीं।